सरिता अपने आंगन में बैठी रो रही थी। तभी सरिता की नजर एक तितली पर जाती है जिसके पंख एक झाड़ी में फंस गए थे और वो तितली झाड़ी से अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रही थी। सरिता उस झाड़ी के पास जाती है और बड़े ही आराम से उस तितली के पंखों को निकाल देती है। तुम बहुत अच्छी हो लड़की, तुमने मेरे पंख झाड़ी से छुड़ा दिए। मेरे पंखों में बहुत दर्द हो रहा था। मैं देख रही थी तुम वहाँ बैठी बहुत देर से रो रही थी। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। प्यारी तितली रानी, कल जानवी आंटी की लड़की कविता का जन्मदिन है। मेरे पास पहनने के लिए कोई भी लहंगा नहीं है, इसलिए मैं उदास हूँ। बस इतनी सी बात के लिए तुम इतना परेशान हो? मैं तुम्हारे लिए फूलों का लहंगा तैयार करती हूँ। तुम मेरे दिए हुए फूलों का लहंगा पहनकर जाना। तुम उस लहंगे में बहुत सुंदर दिखोगी। तुम रुको जरा। इतना कहते ही तितली फूल परी में बदल जाती है और अपनी जादुई छड़ी से सरिता के लिए वहाँ फूलों का लहंगा प्रकट करती है। फूलों का लहंगा देखकर सरिता बहुत खुश हो जाती है और वो फूल परी से कहती है, अरे आप तो एक परी हो और आपका फूलों का लहंगा तो बहुत ही सुंदर है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी। उसके बाद फूल परी वहाँ से गायब हो जाती है। सरिता वो लहंगा लेकर अपनी माँ को दिखाती है और उसकी माँ भी फूलों का लहंगा देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो सरिता से कहती है, अरे वाह सरिता, ये लहंगा तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। देखना तुम ये लहंगा पहनकर पूरी पार्टी में सबसे ज्यादा सुंदर दिखोगी बेटी। अब तुम सो जाओ, अगर तुम कल सेठानी के घर लेट जाओगी तो वो बहुत गुस्सा करेगी। ठीक है माँ, अब आप भी सो जाइए। इतना कहकर दोनों माँ बेटी सो जाती हैं। फिर अगले दिन कविता का जन्मदिन आता है। कविता का पूरा घर गुब्बारों से सजा हुआ था और सारे मेहमान भी आ गए थे। सरिता भी अपना सुंदर सा फूलों वाला लहंगा पहनकर सेठ के घर जाती है। वहाँ कविता भी अपने जन्मदिन की पार्टी पर खूब सजी हुई थी और अपने एक फ्रेंड करण से बातें कर रही थी। करण दिखने में बहुत ही हैंडसम और अमीर घर से था और वो दिल का बहुत ही अच्छा लड़का था, इसलिए वो कविता की झूठी शान बान पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। तभी कविता करण से कहती है, थैंक यू सो मच करण, जो तुम मेरी बर्थडे पार्टी में आए। रुको, मैं तुम्हारे लिए अभी कॉफी मंगवाती हूँ। सरिता, तुम हम दोनों के लिए कॉफी लेकर आओ। सरिता कॉफी का ट्रे लेकर वहाँ पर आती है और कविता का फ्रेंड करण बस सरिता को ही देखे जा रहा था। कविता पहले ही समझ चुकी थी कि करण का ध्यान सरिता पर है, इसलिए वो जानबूझकर सरिता को नीचा दिखाने के लिए सरिता को आता देख कविता अपना पैर आगे बढ़ा देती है और सरिता कॉफी का कप लिए हुए जमीन पर गिर जाती है, जिसे देखकर वहाँ खड़े सभी लोग सरिता पर हंसने लगते हैं। पर कविता यह नहीं जानती थी कि उसे ऐसा करते हुए करण पहले ही देख चुका था। सरिता रोते हुए वहाँ से चली जाती है। इसी बीच करण भी पार्टी छोड़कर जाने लगता है। तभी कविता करण से कहती है, क्या हुआ करण, तुम ऐसे पार्टी छोड़कर कहाँ जा रहे हो? अभी तो मैंने केक भी नहीं काटा। मैं ऐसी पार्टी में कभी नहीं रुक सकता जहाँ निर्दोष का अपमान हो। मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुमने उस लड़की को जानबूझकर अपने पैरों से धक्का देकर गिराया है। आज से तुम्हारा और हमारा कोई रिश्ता नहीं है। और करण गुस्से में वहाँ से चला जाता है। और इधर 2-3 दिन तक विमला और सरिता सेठ के घर काम पर भी नहीं आती। सरिता उदास होकर अपने कमरे में बैठी हुई थी। तभी करण अपने माँ पिताजी के साथ सरिता के घर आता है और करण सरिता की माँ से बोलता है, आंटी जी, मेरा नाम करण है और मैं आपकी बेटी को बहुत पसंद करता हूँ। अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो मैं सरिता से शादी करना चाहता हूँ। इसीलिए मैं अपने मम्मी पापा को भी साथ लेकर आया हूँ। बिल्कुल बहन जी, करण ने जैसा सरिता के बारे में बताया था, सरिता बिल्कुल वैसी ही खूबसूरत है। हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। हमें आपसे दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए, आप बस शादी की तैयारियां कीजिए। शादी की बातें सुनकर सरिता शर्मा जाती है और वो मन ही मन में बहुत खुश होती है। विमला भी अपनी बेटी सरिता का इतने बड़े घर में रिश्ते की बात सुनकर बहुत खुश होती है और कुछ ही दिनों बाद बहुत ही धूमधाम से सरिता और करण की शादी हो जाती है। सरिता की जिंदगी में अब खुशियां ही खुशियां आ जाती हैं। सरिता अपने जीवन में करण जैसा जीवन साथी पाकर बहुत खुश होती है
और दोनों माँ बेटी फूल परी का धन्यवाद करती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आप सभी के कमेंट पढ़ती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप अच्छे कमेंट करते रहे। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय।